जो पैसा है वो जिंदा दरख्तों पर उगता है। मैं बड़े अफसोस से कह सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों को वो उर्दू नहीं पढ़ा सका जो मुझे पढ़ानी चाहिए थी। स्कूल में उर्दू का होमवर्क इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है। अरे यानी कि उर्दू को एक सेकंड Second लैंग्वेज के की तौर पे गई। ट्रीट किया जा रहा है प्राइवेट था, कि छोटा हम सा टीचर्स प्राइवेट, कि वो टीचर को चौकीदार के बराबर समझते हैं। आदाब, मैं हूं मुनस्सा सिद्दीकी। मेरे आज के जो मेहमान हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग शख्स है। पीआईए से चीफ इंजीनियर के ओहदे से रिटायर हुए, मगर उन्होंने इसे अपनी ज़िंदगी का सिर्फ यही एक हासिल नहीं रखा, उसके बाद भी बहुत कुछ उन्होंने किया। वो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, राइटर हैं, बहुत अच्छी ट्रांसलेशंस करते हैं, उर्दू ज़बान से ख़ास शगफ़ रखते हैं, उर्दू पढ़ाते भी हैं और चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उर्दू सीखें और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। शहाब करामत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। ये बताइए कि रिटायरमेंट के बाद भी एक ज़िंदगी है, ये कहाँ से इंस्पायर हुए आप? हम तो ये सोचते हैं कि बस रिटायर होंगे तो बैठ जाएंगे। रिटायरमेंट एक कोई माइलस्टोन है, एक ख़त्म हुआ दूसरा शुरू हो जाएगा। वैसे तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा बहुत काम कर लिया, अब नहीं करूँगा। हाँ। लेकिन उन्हीं लोगों को बीमार होते भी देखा है जल्दी। बिल्कुल। और ऐसे भी देखे जो मैं जिन साहब को कुछ लोगों को जानता हूँ 96 साल की उम्र में काम भी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने रिटायरमेंट के बाद शुरू की। प्राइवेट समझ लें, अपने तौर पे फलाही इदारों में काम करना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। मेरे जहन में ये मुझे बाद में एहसास हुआ कि शायद मैं अपने वालिद को कॉपी कर रहा हूँ, नॉट नोइंगली कि मैं उनको कॉपी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ज़ाहिर है पहली इंस्पिरेशन तो वालिदैन से आती है। शायद मेरी जेनेटिकली डिफेक्ट हो गई जीन, कि मेरे वालिद साहब ने सरकारी नौकरी की और उसके बाद उन्होंने फार्मिंग शुरू की, बड़ा फार्म बनाया, किताबें राइटिंग शुरू की, मज़ामीन लिखे, उनकी 4 किताबें छपी, उनकी पेंटिंग्स हैं हमारे बच्चों के ख़जाने में हैं। हाँ। उनकी लिखी हुई किताबें हैं। तो शायद मेरे जहन में एक वही क्योंकि ये भी तो होता है कि जब तक इंसान नौकरी कर रहा होता है, होती तो बहरहाल नौकरी है ना, घर चलाने के लिए, और उसके बाद जब ख़त्म होता है तो वो एक स्पेस मिलती है और एक आप उस हेड स्पेस में भी होते हैं जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का काम कर सकें और वो क्रिएटिव तरीके से कर सकें। तो क्या ये जो आप एनवायरमेंटल एक्टिविज़म करते हैं या लिखते हैं, तो ये क्या एहसास था शुरू से कि मैं यही करूँगा? एहसास ये था कि कुछ करना है, बैठना नहीं है। तो मेरे अजीज़ 2-3 दोस्त थे, मिल गए, शहाब बैठना नहीं है, ये करना है। ये दोस्तों के नाम भी मैं ले सकता हूँ, मेरे अजीज़ तरीन दोस्त हैं। बिल्कुल। और उन्होंने कहा शहाब चलो। फिर हमने एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविज़म में ये काम किया कि हम बंडल आइलैंड्स की तरफ चले जाते थे और वहाँ पे हमने एक तकलीफ़देह मंज़र देखा कि दरख्त कट रहे हैं, बेवजह कट रहे हैं, गुर्बत है। दुनिया के आदाद शुमार देखे मैंने अमेज़ॉन के, तो 3% जंगल वहाँ के वासियों का होता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि 3% जो है वो लोकल कम्युनिटी बिलोंग टू दोज पीपल हु लिव इन दैट जंगल। लेकिन जब 30% से बढ़ के 26%, 27% हो जाए तो गवर्नमेंट टू टेक एक्शन, जो वहाँ भी हुआ। बहुत सारे माफिया से हमारे यहाँ भी हो रहा है। जंगल कट रहे हैं, गरीब किसानों का, मछेरों का हक है उस पर, बिल्कुल है। उसके फिर वो आगे जाता है, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे जो मछलियों की नर्सरी है, हैचरीज है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। जो हमारे कछुए होते हैं, जो छोटे छोटे स्नेक्स होते हैं, अंडे वो वहाँ देते हैं, फिर वो समंदर में जाते हैं। और ख़ास तौर से बंडल आइलैंड का कि खुसूसी बात यह है कि वो वहाँ के दरख्त मैंग्रोव न नमक के पानी में पूरे हो सकते हैं, न मीठे पानी में। 50% चाहिए है उनको। जब तक इंडस से पानी नहीं आएगा
ये डेल्टा भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैनग्रोव्स को ग्रो करने के लिए 50% समुद्री पानी जी और 50% दरियाई जी पानी चाहिए। बिल्कुल, समंदर का पानी इधर से लेते हैं क्योंकि समंदर में नहीं उग सकते, हाँ। वो इन जजायर पे उगते हैं, इधर से डेल्टा का पानी आता है। 50% होगा तो वो बीज फूटेगा, अच्छा। वो ग्रो करेगा, फिर ऑन इट्स ओन चला जाता है लहरों से होके या, लेकिन ये फितरत का निज़ाम है, इसी तरह बनाया गया है। हमारे मुल्क में हम इस पे कोशिश कर रहे हैं। नेचर को भी पता था कि इंसान के हाथ बांध के रखने हैं, नहीं तो ये तो कहेंगे कि पानी जाया हो रहा है जो दरिया से आ रहा है। बिल्कुल नहीं, कोई जाया नहीं हो रहा है। एक कतरा चाहिए समंदर को, वो दरिया ना कोई धक्का दे सकता है ना कोई रोक सकता है। ये फितरत का निज़ाम है। रोकोगे खुशहाली आ जाएगी, समंदर में मछलियां मरने लगेंगी, डॉल्फिन चली जाएंगी, बेशुमार जानवर, कीड़े मकोड़े जो आपस में एक दूसरे को खाते हैं और जिंदा रहते हैं। जो इको साइकिल है इंसान को भी चाहिए। हमें वहाँ की, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की हवा को हम कितना धुआं करते हैं, लेकिन क्यों हम जिंदा हैं कराची में? क्योंकि वो जो समंदर से हवाएं आती हैं ना, वो हमें उसको ऑफसेट करती हैं। और ये समुद्र से वो हवाएं जो मैनग्रोव से होकर होकर आ रही हैं। अच्छा, मैनग्रोव पे बात करते हैं, चलें। आम दरख्त, ये पौधे यहाँ शहरों में जो लगते हैं, वो समझे 1%, एक जीरो फिगर है, 1 यूनिट की ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। मैनग्रोव 5 यूनिट करता है। उतनी ही तादाद में एक दरख्त अगर 1 यूनिट कर रहा है ऑक्सीजन जनरेट, तो मैनग्रोव के पौधे 5% ज्यादा करते हैं। तो और क्या तेजी से उगते भी हैं? उगते का एक नेचुरल प्रोसेस है, और हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रही है। जहाँ जहाँ ज़ाया हो जाते हैं उनको दोबारा लगाते हैं, लोग भी लगाते हैं, गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। हम प्रोटेक्ट करते हैं कि खुदा ना खास्ता और ना करें, वरना ये कराची की प्रोटेक्शन, कराची की भी कह रहा हूँ, सिंध की भी कह रहा हूँ, ठट्टा की भी कह रहा हूँ, बलूचिस्तान की भी कह रहा हूँ। बलूचिस्तान अभी दूर है आबादियों से, ऐसी आबादियों से, तो वहाँ भी हो रहा है, लेकिन वहाँ बहुत देर में इसका डैमेज का पता चलेगा। अच्छा, आपने जितना माहौलियात के लिए काम किया, और आप जैसे आप कहें कि आप उन जज़ायर में गए जो कराची से ज़रा बाहर हैं, तो आपने वहाँ पर जो दरख्त हैं, ट्रीज, और जो एनिमल या वो लाइफ है, उसके दरमियान क्या कनेक्शन देखा? यानी जानवरों और दरख्तों के दरमियान, यानी ज़ाहिर है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मगर किस लेवल की डिपेंडेंसी देखी आपने? सिंपल सा मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। हम सब जानते हैं कि शुमाल से परिंदे गर्मियों में यहाँ आ जाते हैं। कई कई साल ऐसे गुजरे कि वहाँ परिंदे ही नहीं आए, दरख्त कट गए तो परिंदे नहीं आए, क्योंकि वो चेन सॉ और कटर मशीनों के खौफ से चले गए। फिर वो अगले साल क्यों आएंगे? दरख्त ही नहीं है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है इसी कराची के आइलैंड्स तो पर। वो बाज लोग तो ये भी कहेंगे कि भाई परिंदे नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, उनका आना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, ये एक लाइफ साइकिल है। आपके दरख्तों को एक प्रोटेक्शन है। हर मुल्क, हर वो चाहता है कि मेरे घर आए। जब हम अर्बन फॉरेस्ट की बात करते हैं, इतनी मेहनत के बाद वहाँ परिंदे आने लगे, ये खुशी की बात है। बिल्कुल, खाने के लिए नहीं, शिकार के लिए नहीं, उन परिंदों से नई जनरेशन होती है, वो कहीं और भटक जाती है, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं भी, बहुत सारे फवायद हैं। फितरती अमल है। परिंदे माइग्रेटरी बर्ड्स जो कहते हैं, वो वहाँ से आएंगी, यहाँ से वहाँ जाएंगी। तो दिस इज़ अ नेचुरल साइकिल। हम इंसानों को ये चाहिए है कि किसी भी नेचुरल साइकिल को रोकने की कोशिश ना करें, और जब भी तारीख गवाह है कि ये नेचुरल साइकिल रोकने की कोशिश की गई है, वहाँ कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंशियल क्लाइमेट चेंज के असरात आते हैं। वो एक नेचुरल है, जो हो रहा है वो तो हो रहा है। तो जो मकामी आबादियाँ हैं इन जज़ायर की, और जिनका रोज़गार ही से समुंदर से है, या तो उनमें आपने उनको किस तरह से पाया? उनका क्या रिलेशनशिप है या आपके नेचर के साथ, और किस हद तक वो इन्वेस्टेड है? हुकूमत वक्त की नाअहली है, इसमें हम सब शामिल हैं। उनको खाना पकाने के लिए और घर गर्म रखने के लिए गैस तो चाहिए थी ना, तो हमने नहीं प्रोवाइड की। तो क्या करेंगे? वही बराबर का जंगल काटेंगे और वही उससे घर भी गर्म करेंगे, उससे चूल्हे भी जलाएंगे। फिर उनको पता ये चला कि यारे ये तो बिकता भी है, हम क्यों ना टन के हिसाब से बेचें।
200 रुपये मन के हिसाब से वो उस बेचारे गरीब किसान को या उस मछेरे को मिलता है, और ले जाने वाले 6,000 में बेचते हैं, जो मिडिल मैन कहलाता है, उससे आगे माफिया है। अब आप पूछेंगे कि ये इस मैंग्रोव के दरख्त को क्या करते हैं? इंडस्ट्री क्या करती है? उसको जलाते हैं। मैंग्रोव्स को जलाते हैं? मैंग्रोव की लकड़ी को जलाते हैं, उसकी खास भट्टियां हैं अंदर, उससे वो कोयला बनाते हैं। कभी आपने गौर किया है कि ये जो बारबेक्यू जो आम शाम होता है, आप घर में 2 किलो कोयला मंगा लें, इतनी इतनी सी लकड़ियां पतली पतली सी, क्या वो थर का कोयला होता है? थर का कोयला इज अर्थ। और ये हमें घर में टिक्के बनाने के लिए हम बेशुमार दरख्त कटवा देते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ बारबेक्यू हो रहा है, जी जी, वहाँ सब ये मैंग्रोव्स का है बेशतर। क्या वहाँ से थोड़ी कोयला आता है? इसका तो मतलब है कि हमें बारबेक्यूज को बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई रुकेगी ना। लंबी कहानी अच्छा है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन किसी तरह ये चीज काबू में आ नहीं रही है। Unless we stop the cutting of the trees. इसमें तो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना पड़ेगा ना, वरना ये तो नहीं यहाँ ही होता। का मसला नहीं है, ये केपी का मसला है। यहाँ चिलगोजे के जंगलात खा गए हम लोग, क्या क्या चीजें हमने दरख्त ऊपर के काट के खा गए लकड़ी जलाने के लिए और आइदर कंस्ट्रक्शन के लिए। क्योंकि एबोरिजिनल जितनी कम्युनिटीज हैं, जो जिनको कहते हैं ना, जो जमीन से, जिनका जमीन से वाबस्तगी जिन अक़वाम की होती है, और जो पुरानी कदीमी आबादियां हैं, उनका तो हमेशा से ये मानना है कि जो पैसा है वो जिंदा दरख्तों पर उगता है, वो मुर्दा दरख्तों पर नहीं उगता। मुर्दा दरख्त को तो काटा बेचा एक दफा गया, जिंदा दरख्त तो बार बार पैसा देता है। बिल्कुल बार बार पैसा देते हैं। आते हैं हम आपके दूसरे इंटरेस्ट की तरफ, उर्दू में कैसे शौक पैदा हुआ? आपने तो सारी उम्र तो इंजीनियरिंग की, उसका तो ताल्लुक अंग्रेजी से है। उर्दू शायद इट वाज इन माय ब्लड। मेरी वालदा मास्टर्स थी, मेरी पैदाइश से पहले ही उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लिया था, और बेशुमार किताबें घर में उर्दू की थी। मेरे वालिद ने मुझे शायद और कोई किताब के अलावा सबसे पहले इब्न इंशा की किताब पकड़ा दी थी। इब्न इंशा की इसलिए भी कि वो पड़ोस में रहते थे। अच्छा। ये देखो, ये जो है ना, ये इनके घर अंकल, ये इनकी किताब है। वहाँ से शुरू की, शफीकुर रहमान पढ़ी, मुमताज़ मुफ्ती की किताब पढ़ी। अजीब किताब है, पता नहीं इतनी नोन है कि नहीं है। आजकल मैं कभी किसी से पूछूं कि, मेरा नहीं ख्याल इतना किसी ने सुना होगा। या मुमताज़ मुफ्ती की किताब, अलीपुर का एली। अलीपुर का एली, इलियास उस कैरेक्टर का नाम है, एली कहानी उनकी अपनी जाती है। अच्छा, मतलब बायोग्राफी है उनकी। 1800 सफ़े की उर्दू का नॉवेल है। और मैंने सबसे पहले 20 साल की उम्र में पढ़ी। अजीब ज़िंदगी थी, मुझे अपने वजूदियत का एहसास हुआ। मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ, ये भी हिस्सा है, वो भी हिस्सा है, मैं अकेला नहीं हूँ। फिर सीखा, फिर 30 साल की उम्र में फिर पढ़ी। जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती गई, तजर्बात होते गए, उस किताब के नए मानी आते गए। फिर 40 साल की उम्र में पढ़ी। वो तो ये तो क्लासिक हुई ना। वो तो क्लासिक है। और अफसोस की बात ये है, अब मैं उन बड़े लोगों की बात नहीं करता, मुमताज़ मुफ्ती साहब इस गम में बेचारे चले गए, उनको आदमजी अवार्ड नहीं मिला। वो तो हमारे बहुत सारे अदीबों के साथ, और जिन्होंने खिदमत पाकिस्तान के लिए अंजाम दी, उर्दू ज़बान के लिए मुख्तलिफ शोबों में, ये तो उनका तो जो सही के डिजर्विंग लोग हैं, उन्हें तो बेशतर जब कुछ नहीं है। मैंने वो किताब पढ़ी, वाकई वो किताब अपने उस मेयार तक नहीं पहुंच सकी। किताब तो बेहतरीन थी और उससे सबक भी हासिल की। बस फिर इसी तरह और किताबें पढ़ता गया, एक के बाद दूसरी किसी ने रिकमेंड कर दी। फिर ये हुआ कि लोगों ने तोहफे में भी किताबें देना शुरू, बड़े हो गए थे ना, तो तोहफे में भी किताबें आने लगी। इसी तरह अंग्रेज़ी की किताबें, सियासी बायोग्राफीज़ जिन्ना की, नेहरू की, हम पढ़ते गए। उर्दू में क्यों इंटरेस्ट हुआ रिटायरमेंट के बाद, मैं बड़े अफसोस से कह सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों को वो उर्दू नहीं पढ़ा सका जो मुझे पढ़ानी चाहिए थी। बहुत अच्छी अंग्रेज़ी है, बहुत आला तालीम याफ्ता है, बोलते हैं उर्दू, लिखनी नहीं आती। फिर मैंने आगे देखा, ये तो दाएं बाएं सबके बच्चों का यही हाल है।
मैंने बीड़ा उठाया कि मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा वो दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत शौक़ से, मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाता हूँ। इसमें मुझे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना पड़े। वालिदैन को उस वक़्त एहसास होता है जब वो ए लेवल या ओ लेवल की तैयारी करने जा रहे होते हैं और उर्दू कंपल्सरी होती है। बहुत कम वो होता था जो पहले कि भाई आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे बिकॉज यू आर नॉट एन उर्दू स्पीकिंग, वो है। लेकिन आमतौर पे पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में उर्दू इज़ अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, करिकुलम है इसका। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस करिकुलम के तहत इंडोर्स करती है कि हाँ उर्दू पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, सोशल स्टडीज़ पढ़ानी है, इस्लामियात पढ़ानी है। 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ानी है। तो उसमें उर्दू में मैंने बच्चों को सबसे कमज़ोर पाया। उसकी वजह पूरा ट्रायंगल है, द स्कूल, द पेरेंट एंड द स्टूडेंट। हाँ, मतलब पूरा हमारा माशरा स्कूल है। मीन्स टीचर। स्कूल में लफ्ज़ यूँ इस्तेमाल किया कि स्कूल एज अ पॉलिसी उर्दू पे तवज्जो नहीं देता। मैं अपने बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में जब भी गया, मेरी उर्दू टीचर से जंग हो गई। वो मुझसे, मैं उर्दू की टीचर के पास गया, मुझे अंग्रेज़ी में जवाब दे रही। उर्दू की टीचर? जी। और अक्सर फिर मैंने जिन बच्चों को बाद में पढ़ाया, उनके घर से उनके स्कूल में उर्दू का होमवर्क इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है। अरे, यानी कि उर्दू को एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। इब्तिदाई तौर पर हमारे माशरा में पूरा ऊपर से नीचे तक, नॉट ऑल द 3 क्लासेस, लेकिन मैं उसको ये समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास है वो उर्दू पे कोई तवज्जो नहीं देती, क्योंकि वो मामला। अच्छा, जो हमारे, क्योंकि ज़बान के साथ तो ताल्लुक़ होता है कल्चर का, आपकी सकाफ़त का। जब ज़बान मरती है तो सकाफ़त भी मरती है। और तो क्या आप समझ रहे हैं कि जैसे उर्दू पे तवज्जो नहीं है बच्चों की या वालिदैन की, तो क्या जो उर्दू से जुड़ी सकाफ़त है वो भी उतनी ही, उसी तरह से वो ख़त्म हो रही है? नहीं, सकाफ़त अपनी जगह जारी है, लैंग्वेज का उसमें जो हिस्सा है वो कम होता जा रहा है। बड़ी मज़े की बात यह है, पिछले कुछ सालों से कराची में जितने मशायरे हो रहे हैं, आलमी मशायरा, पाक व हिंद मशायरा, पाकिस्तान के तमाम शोरा लाहौर से आते हैं, इसलिए कि उर्दू वहाँ पर नप रही है, कराची में नहीं। कराची में और ज़्यादा माशी मुख्तलिफ मसाइल हैं जिनकी वजह से उर्दू नीचे चली गई है। बोलने वाले भी कम हैं, समझते हैं इट्स अ कॉमन लैंग्वेज। हम यहाँ जितनी 40-50 कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनकी कॉमन लैंग्वेज तो उर्दू ही है। लेकिन क्या इसकी ये वजह भी आप नहीं समझते कि उर्दू में काम भी तो नहीं हुआ? अब जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है तो बहुत सी, ज़ाहिर है ज़बान के अंदर भी तो चीज़ें आनी चाहिए, उनको एनरिच हो, तो लिविंग थिंग है ना ज़बान, तो उसमें भी नहीं हो रहा। अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत से अल्फाज हैं जो हमें मिलते ही नहीं हैं उर्दू में, नहीं मिलते, तो उस पर भी तो कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए भी तो ज़बान थोड़ी थोड़ी इर्रेलेवेंट होती जा रही है। उसकी वजह वही है कि पढ़ने वाले नहीं हैं। किताब लिखना तो बहुत ही तख्लीकी अमल है। आपको पता होगा बेशुमार लोगों की लिखी हुई किताबें, मसवदे घर में पड़े हुए, लेकिन उसको छपवाना, उसको बेचना, ये एक माशी अमल है, यानी इससे कोई ना कोई तो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, वो नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी ये यहाँ पे कराची में मुझे इत्तेफाक हुआ, बुक फेयर होता है एक्सपो में, तो 1-2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे बड़ी तादाद में उर्दू की किताबें थीं, महंगी थी, बहुत महंगी, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स वहाँ आए थे, ज़ाहिर उनकी कैपेसिटी तो नहीं, वो 1 खरीद लेंगे, 2 खरीद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये भी तो फैक्टर है कि भाई पेपर महंगा है, छपाई महंगी है, तो फिर कहाँ से बच्चे खरीदें, कहाँ से पढ़ें, जो पढ़ना चाह भी रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम नहीं है, तो वो पढ़ना चाह रहे हैं। कम होंगे ऐसी तादाद, अगर कोई होंगे तो, मगर किताबें छपना, प्रिंटिंग कंप्लीट होके बिकना, कई हज़ार की एक किताब हो गई है, कैसे खरीदेंगे? अगर स्कूल रिकमेंड कर दे तो 2,500-3 हज़ार का बच्चे मजबूरी में सिलेबस के तौर पर ले लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आजकल बहुत कम ख़ानदान होंगे जो उर्दू की किताबें, लिटरेरी किताबें, अदबी, मंजूम, गज़लें कोई पढ़ता हो या नहीं। पुराने रिप्रिंट कभी कभी आ जाते हैं,
लेकिन नई किताबें आ नहीं रही हैं, इकोनॉमिक रीजन है इसके, बिकेगी नहीं। तो अगर आप बच्चों को उर्दू पढ़ाते भी हैं? मैं आप बच्चों को शौकिया? बिल्कुल उर्दू तो पढ़ाता हूँ। आप वो बच्चे जो हैं वो क्या अपनी सिर्फ एग्जाम्स के लिए आपसे उर्दू पढ़ते हैं, या उनकी फैमिली का प्रेशर होता है, या आपने उनमें कोई शौक पाया, या वो ज़बरदस्ती है? बस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा। कि इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, साइंस भी बहुत अच्छी है, सोशल स्टडीज़ भी है, और इस्लामियात तो मैं खुद पढ़ा देती हूँ, और उर्दू तो मुझे भी नहीं आती। अच्छा। तो ये मैं पेरेंट्स, मदर्स की या पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको उर्दू पढ़ाते हैं। अब मेरा पढ़ाने का तरीका कंटेम्प्रेरी नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं अलिफ बे से शुरू करूँ। अब ग्रेड 8 का बच्चा हंस रहा है मुझ पर, या 7 का या 6 का, अलिफ बे पढ़ूंगा मैं? भाई ये सही तरह तो पढ़ लो, फिर अल्फाज के जोड़ तोड़ मैं बनाऊंगा। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे जो भी जितने बच्चों को जितना भी पढ़ाया, तो उनके पेरेंट्स ने और उनके स्कूल ने तारीफ़ की कि ये उर्दू तुम्हारी कैसे सही हो गई। तो उससे मुझे भी एक इंस्पिरेशन होती है। मैं अपने काम में और जुट जाता हूँ और लग जाता हूँ, और चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा सीख लें जब तक मैं हूँ, हाँ, नहीं पढ़ाने बिल्कुल। के और काबिल हूँ। मैं तो ये समझती हूँ, ये बहुत बड़ी आयरनी है हमारे यहाँ, कि जब हम अपने मुल्क में होते हैं तो हमें उर्दू की कदर नहीं आती, जी हाँ, और जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, यही बच्चे यही जो बच्चे, आज इंग्लिश बिल्कुल। मीडियम है और सिर्फ अंग्रेज़ी पे इनकी तवज्जो है, और जब ये बाहर जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और तो वहाँ उनको उर्दू की कदर आती है, जी, क्योंकि वो होते हैं माइनॉरिटी में, बिल्कुल। और उनको जो चीज़ वहाँ पे जोड़ती है अपने पीयर्स हाँ, के साथ, हाँ, वो ज़बान और ज़ाहिर है कल्चर जोड़ता है, बिल्कुल। तो वहाँ पे उर्दू की अहमियत आती है। उस वक़्त तक देर हो चुकी बहुत होती है, देर हो और चुकी ये होती है। चीज़ें हमारे माशरे के लोग, और हाँ, ख़ास तौर पे मैं कहूँगी पेरेंट्स, नहीं समझना चाहते। अभी से शुरू कर दें, घर में बोलें। हुँ। स्कूल की ज़िम्मेदारी इंग्लिश है। हुँ। अगर माँ-बाप घर में बच्चों से उर्दू बोलें, सिंपल, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, जाओ बाग में बैठ जाओ, झूले पे चले जाओ, सिंपल, उससे लेकर ऊपर तक। डांटना भी उर्दू में बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ के बाप जो होते हैं ना, वो उर्दू इंग्लिश में डांटना शुरू करते हैं, उससे पता चलता है कि बहुत नाराज़ है। तो उर्दू घर में बोलें, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा दी जाएगी, वहाँ से तो बेसिक फाउंडेशन आ जाएगी। बहुत सारे छोटे छोटे अल्फाज भी मैं बच्चों से कहता हूँ, तुम्हें पता है वर्ड तो फिर कैसे आएगा, खजाना अच्छा, कैसे नहीं, ये तो बढ़ेगा। बहुत अजीब सी बात नहीं है कि देखिए हमारे यहाँ बच्चों को कुरान शरीफ मैंडेटरी है ना, हम्म, कुरान की हम्म, तालीम के लिए भेजा जी है। अगर जी स्कूल में नहीं हो रहा तो वो कोई मौलाना साहब के पास जी जा रहे हैं, जी किसी जी मदरसे में जा रहे हैं, तो जब अरबी पढ़ रहे हैं तो फिर उर्दू का ना आना, तो ये ज़रा समझ से बाहर नहीं है, क्योंकि ये बड़ी अफसोस की बात है। हाँ, हुरूफ एक तरह बच्चे से हैं, और कुरान मौलाना साहब से या उस्तानी जी से पढ़कर आते हैं मेरे पास, और उर्दू के हरूफ अरबी एक्सेंट में पढ़ रहे होते हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा ये ऐन है, नहीं ये ऐन है। अच्छा। अरे भाई ये फ़र्क है, ये आप अरबी की बात कर रहे हैं, ये उर्दू में इस तरह है। अब वो जहाँ भी आ रहा है उसको ऐन पढ़ रहे हैं, मैं उसको डिनाई भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो एक सेपरेट लैंग्वेज है, ये अलग है। तो बहरहाल उसका फ़र्क भी सिखाना मतलब पड़ता ये है। जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरबी और उर्दू ज़ाहिर है एक अलग अलग-अलग अलग ज़बान है, ज़बानें हैं, और बिल्कुल उनको अलग उन्हीं उसी ज़बान है तरीके उर्दू। से, हाँ बिल्कुल। तो और तो हाँ, ये भी है कि हमारे यहाँ उर्दू को बहुत एरोबाइज़ किया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं? दानिस्ता किया जा रहा है ये 47 के बाद, नॉट बिफोर, ये कितनी पुरानी 76-78 साल पुरानी बात है कि उर्दू वहाँ हिंदी हो गई, उसमें संस्कृत शामिल हो गई, उन्होंने अरबी, तुर्की, फारसी के अल्फाज निकाल दिए, हमने संस्कृत के अल्फाज निकाल दिए, और अरबी और फारसी और तुर्की के अल्फाज ऐड करना शुरू कर दिए। लिहाजा अब हमारी उर्दू प्योर उर्दू हो गई है, मुश्किल हो गई है। इसलिए कि आपको मैं बड़ी मज़े की बात बताऊं, अब की आजकल की जो उर्दू की किताबें 9th और 10th की पढ़ाई जा रही हैं, उसमें अरबिक ग्रामर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उर्दू की किताब? उर्दू की किताब में अरबिक ग्रामर का रेफरेंस आ रहा है। मैंने पढ़ा, पहले खुद भी तो पढ़ा ना, क्योंकि अरबिक इज़ अ वेरी ह्यूज लैंग्वेज, बहुत बड़ी ज़बान है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं उसको। तो छोटी सी मिसाल है, अगर मैं ये कहूँ कि उर्दू शायरी में 17 बहरें हैं, ठीक है, बहर 17 है, अरबी में 72 बहरें हैं।
इतनी इसका और वसी, उर्दू का कोई कंपैरिजन कोई नहीं हो सकता। हम्म, वो बहुत अच्छी बड़ी ज़बान है हम्म, और 18 डायलेक्ट हैं फ्रॉम हेयर टू द होल मिडल ईस्ट। हम्म, 18 डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं अरबी के, हम्म, तो हम उसका तो मुकाबला कर नहीं सकते। कॉमन अल्फाज, रिलीजियस अल्फाज हमने अपनी उसमें ज़बान में शामिल कर लिए क्योंकि ये इर्तिका का मरहला है, एक कांस्टेंट चेंज है, तरक्की कर रही है, लेकिन सपोर्टर नहीं है, जो बोलने वाले आप नहीं। कह रहे हैं कांस्टेंट चेंज है इर्तिका, इर्तिका लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आम बोलचाल में अगर आप देखें, आपने कहा ना उर्दू को जब 47 के बाद सेपरेट हुई, वो हिंदी में उन्होंने संस्कृत डालने शुरू किए, हमने जी अरबी और ये, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आजकल ये हिंदी फिल्में और हिंदी जो उनका सिनेमा और टीवी की बिल्कुल वजह से हमारे बच्चे हिंदी के वर्ड्स बोलना शुरू हो गए, तो हमने जबान अलग की कि अच्छा हम इसमें ये नहीं डालेंगे, ये उसमें ये डालेंगे, बोल फिर भी हम दैट्स उनके बहुत से दैट हिंदी के अल्फाज हम इज द पावर ऑफ बोल रहे मीडिया, होते, है दैट ना, इज द पावर ऑफ पावर ऑफ, मीडिया। इसका अदबी उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म, मैंने क्या कहूँ, अफसोस होता है ये ड्रामे जो आजकल आ रहे हैं, हम्म, इसमें हिंदी के वो अल्फाज जो हाँ ड्रामों से लिए गए, मुस्तार लिए हाँ। गए हैं, ये तो हमने। अब जैसे एक लफ्ज है खुलासा, हाँ, भाई खुलासे का कोई और मतलब है, हमारे यहाँ कुछ और यूज होता है कि मुद्दा। डू यू नो, रिमेम्बर, खबरें पढ़ रहे हैं उसमें मुद्दा, मुद्दा इज हिंदी वर्ड। हाँ, अब मैं 2-4 दिन पहले किसी से बात कर रही थी, तो मैंने ऐसे ही नमक जो आजकल आ रहा है ना, तो मैंने कहा हाँ, वो खाने में जब आप नमक डालें ना, तो उसमें वो शिद्दत नहीं है, वो तेज़ी नहीं है, समझ नहीं आता, कभी ज़्यादा डल जाता है, तो इस तरह से ये बात हो रही थी। तो वो खातून ने कहा कि हाँ, आजकल नमक बड़ा हस्बे ज़ायक़ा हो गया है। मैंने कहा ये हस्बे ज़ायक़ा, आप क्या मतलब है? हाँ, मतलब अपनी मर्ज़ी का हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा तो नहीं ख्याल हस्बे ज़ायक़ा का ये मतलब है। वो असल में टीवी की वजह से देख-देख वो के और टीवी के इंडियन जो पाकिस्तानी दोनों फूड कुकिंग चैनल, शोज़, फूड हाँ, चैनल्स तो पे उन्होंने कहा अच्छा हस्बे ज़ायक़ा का मतलब है अपनी मर्ज़ी से। अब सुन लिया है, बोल भी रहे हैं, मतलब नहीं पता। बहुत सारे इस तरह से। उर्दू का भी यही हाल है, हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो आप तो अगर पेरेंट्स के लिए कोई एक एडवाइस उर्दू के हवाले से करना चाहेंगे, तो क्या करना चाहेंगे? इस जंक्चर पे आके पेरेंट्स से इल्तिमास की जा सकती है कि खुदारा उर्दू अपने बच्चों को घर पे सिखाएं, घर पे बोलें, कोई किताबें ला के दें। हुँ, बच्चे बहुत महंगे महंगे खिलौनों की डिमांड करते हैं, उनको तो नहीं पता, हुँ, लेकिन माँ बाप को तो पता है कि किताबें ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं। ग्रेड हुँ, 5 का है, ग्रेड 5 हुँ, की स्टोरी हुँ, बुक्स लाएं, हुँ, इंग्लिश भी लाएं, इंग्लिश की एक लाइब्रेरी बनाएं, बच्चे को ये एहसास हो कि ही ओन्स लाइब्रेरी। हुँ। छोटी सी है, 10 किताबों से बढ़ाएं, उसको पढ़ने दें, उससे सुने, कहानी सुने। अच्छा, कराची में अब जो है मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ रहती हैं। अ, कइयों की फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं है, अंग्रेज़ी हम्म, भी नहीं है, उनकी हम्म, अपनी कोई भी ज़बान हम्म, है, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, ठीक है, बलोची हो, फ़र्स्ट सही है, लैंग्वेज उनकी सही, मदर टंग उनकी कोई और है। बिल्कुल सही। तो आपके ख़्याल में ऐसी फैमिलीज़ के अंदर उर्दू सेकंड होनी चाहिए या थर्ड होनी चाहिए? सेकंड लैंग्वेज होनी चाहिए, और इंग्लिश थर्ड होनी इंग्लिश चाहिए? थर्ड होनी चाहिए। अच्छा, इंग्लिश तो ज़बरदस्ती बच्चों को सिखाती जाएगी। अच्छा, तो अगर सीख ही जाएँगे वो सीख तो। ही जाएंगे, मैं इस तरह चलता हूँ, मैंने आपको हुँ, जरा बीच में कहीं जिक्र किया था क्लास, हुँ, हुँ। इकोनॉमिकल क्लास, अपर क्लास, बिल्कुल, लोअर क्लास, बिल्कुल। मिडिल क्लास, फिर इनकी 3 क्लासेस होती हैं, हुँ, अपर अपर क्लास, लोअर मिडिल। हुँ, इन 9 क्लासेस में सबसे ऊपर वाले को कुछ नहीं चाहिए, हुँ, बीच वाले को अंग्रेजी चाहिए, हुँ, उसके बाद नीचे लोअर अपर क्लास जो होती है इनको भी अंग्रेजी चाहिए, उनको उर्दू से कोई नहीं। जो बीच की 3 क्लासेस होती हैं, हुँ, मिडिल क्लास, इनको अरब इंग्लिश चाहिए, हुँ, उनकी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है, उनके बच्चों को इसमें उर्दू कहीं फिट नहीं आती। बट पेरेंट्स भी उसी प्रोसेस से आए हैं कि उन्हें उर्दू की ज़रूरत नहीं है, अच्छे स्कूलों में पढ़ लिया, वो अंग्रेज़ी बोल के अपना माशरे में मुकाम बना चुके हैं, हासिल हो गया है उन्हें, अच्छी अंग्रेज़ी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, वो क्यों बच्चे को उर्दू सिखाएंगे? ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब नीचे वाली क्लासेस में आते हैं, उन्हें उर्दू चाहिए, उन्हें अंग्रेज़ी से। अफ़सोस की बात है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, उन्हें अच्छे क्लर्क्स बनाने हैं, हुँ, उन्हें अच्छे अटेंडेंट, ये वो मैट्रिक एंटर जिसे चाहिए। अच्छा, वो बेसिकली वो क्लास वो भी है जिन्होंने बड़ी मुश्किल से तक वहाँ पहुँच कर इन बच्चों को इतनी तालीम दी है।
उनका बच्चा अंग्रेजी तो बाद में पढ़ेगा, पहले उर्दू पढ़ के अपने माँ बाप का हाथ बटाएगा ना। अगर कहीं दुकान उनकी पे इकोनॉमिक उनकी नेसेसिटी है कि इकोनॉमिक उनको नेसेसिटी है कि वो उर्दू ही कम से कम सीख लें। भले कराची में है तो उर्दू सीखे, यहाँ सिंधी भी सीखे, किसी को कोई लैंग्वेज बोलने से रोक नहीं सकता। हर ज़बान को एक आज़ादी है। ये तो कुछ बड़ी ज़बानें हैं, इसके अलावा और छोटी ज़बानें हैं, कम बोली जाती हैं, जिनकी प्रॉपर बुक्स या रिटन में भी नहीं है, उनको भी उर्दू पहले, घर की ज़बान उर्दू होनी चाहिए, ऑफिस की या एजुकेशन उनको इंग्लिश स्कूल सिखा देगा। ये तो मेरा ख्याल है माशरे के साथ साथ जो हुकूमत और रियासत है उसकी भी जिम्मेदारी है, उसकी पैट्रनेज हो। हाँ। बिल्कुल सही है। रियासत ने अभी हम बात कर रहे थे, करिकुलम डिफाइन कर दिया है, बहुत नाकाफ़ी है। 4 लाइनों का करिकुलम नहीं होता, एक एक स्कूल की एक एक लाइन डिफाइन होती है, इसने क्या पढ़ना है, क्या किताब पढ़नी है, और क्या हर क्लास का 1 से लेकर करिकुलम में आपको हर चीज़ बतानी होती है, ये है। और बहुत सारे शहरों में, छोटे शहरों में वो बिल्कुल डिफाई हो रहा है, वो तो करिकुलम ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको रीअपडेट करना है। टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, उर्दू पढ़ा रही है, उर्दू की ट्रेनिंग तो हो। ये थोड़ी है कि इंटर कर लिया और आपने बस स्कूल ज्वाइन कर लिया। दे नीड टू बी पेड, गुड पेमेंट हो, ताकि वो शौक से अपना काम करें। हमने एक सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया है, और शायद तवज्जो नहीं है बजट का, जीडीपी का या बजट का 2.5% अगर एजुकेशन पे दे रहे हैं, इससे भी कम है। क्योंकि वो इसलिए आपने कहा क्योंकि उसमें से बेशतर तो लैंड क्रूजर खरीदने में चला जाता है। वेरी सॉरी, स्टेट ऑफ अफेयर्स चला जाता है। तनख्वाहों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोई हमारे मुल्क में। बड़े बड़े जो 1.5 लाख और लाख से ऊपर की या उससे कम की फीसें ले रहे हैं बच्चों से, वो तो जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या आम एवरेज सरकारी स्कूलों की बात हो रही है। तो वो बच्चे कहाँ से कैसे तालीम हासिल करेंगे, वो और क्यों उर्दू सीखेंगे, और वो टीचर्स क्यों दिल लगा के पढ़ाएंगे। जिसका कि एक दफ़ा मैं एक स्कूल में गया, थोड़ी पुरानी बात है, पता नहीं क्यों गया था मैं, उनकी टीचर इंडक्शन था 25,000 रुपये में। तो मैं बाहर निकलते हुए मैंने चौकीदार से पूछा, तुम्हारी तनख्वाह कितनी? उसने कहा 25,000। मैंने कह रहा मैं 24 घंटे का हूँ ना, इसलिए मुझे ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा। मेरा ज़रा चौंका मैं कि ये तो मयार है हमारे स्कूलों का। प्राइवेट था, छोटा सा प्राइवेट, कि वो टीचर को चौकीदार के बराबर समझते हैं। तो सवाल न सही, लेकिन बढ़ नहीं रही। जो हम जिसे कहते हैं, अफसोस है कि मयार तालीम भी नहीं बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड भी नहीं बढ़ रहा है। और हाँ, हमने वो भी अपना तो कम कर दिया, जैसे कहते हैं ना एवरेज लिटरेसी रेट जी, उसमें हमने पहले तो बहुत अच्छा था, मैट्रिक होगा, 8वीं होगा, वो होते होते अब यार नाम लिख लो अपना, तो चेक साइन करने के काबिल हो, तो वो लिटरेसी रेट में नहीं आता। 62% हमारे यहाँ बच्चे बाहर हैं, लिटरेसी रेट ही बहुत कम है। और आउट ऑफ स्कूल बच्चों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। जो कोई प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, मिला हूँ, उनके स्कूल जाके देखें, लेकिन वो बेचारे 1 मैन शो की तरह 200-300 बच्चों को पढ़ाते हैं। और वही कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो उसकी बहुत हेवी फीस लेते हैं। और अपर क्लास की तो बात ही और है। हम तो ऐसी सूरत हाल में दुआ ही कर सकते हैं मुल्क के लिए, और दुआ कर सकते हैं। मैं अपनी औकात में रहकर जिन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शायद वो उनके काम आ जाए। कदर है ये बहुत आपकी कोशिश, काश उनके किसी काम आ जाए। आर्ट ऑफ लाइफ जो होता है कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए बामानी तरीके से। बिल्कुल। शाह करामत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बहुत मज़े की बातचीत रही, और फिर कोई मौका होगा तो ज़रूर मैं हाजिर। बहुत शुक्रिया।